दोस्तों, आजादी के चंद घंटे पहले की वो कहानी जो कि हर भारतीय को जाननी चाहिए। क्या आपको पता है कि जो आजादी आपको मिली वो ब्रिटिश सरकार के प्लान का हिस्सा ही नहीं थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर के आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले हम भारत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि तय समय से 10 महीने पहले जल्दबाजी में आधी रात को भारत का बंटवारा कर दिया गया। और अफसोस की ये कहानी सिलेबस में पढ़ाई जा रही इतिहास की किताबें बयान नहीं करती हैं। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड था भारत का आखिरी वाइसराय लुईस माउंटबेटन, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कहकर के भेजा था कि तुम्हें भारत जाना है और भारत के लोगों को उनका देश सौंप देना है शांतिपूर्वक। लेकिन जैसे ही वो भारत आया उसने पूरा का पूरा गेम बदल करके रख दिया। दरअसल माउंटबेटन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भारत के अंदर आखिर क्या पक रहा है और इसीलिए उसने 14 अगस्त को एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसने भारत के इतिहास के रुख को सदा के लिए बदल दिया। आखिर क्या हुआ था उस मीटिंग में, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसी वीडियो में जानेंगे। 14 अगस्त 1947 की सुबह जब पूरा हिंदुस्तान अपने आने वाले कल के लिए आंखें खोल रहा था, तभी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक खास ब्रिटिश विमान उड़ान भरता है और इस विमान की मंजिल थी कराची। अब सवाल ये है कि भारत के वाइसराय माउंटबेटन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसको आजादी के एक दिन पहले कराची जाना पड़ा, और इसकी वजह थी मोहम्मद अली जिन्ना। दरअसल जिन्ना किसी भी कीमत पर 15 अगस्त को दिल्ली में रहकर माउंटबेटन के नीचे खड़े होना नहीं चाहता था, और यही कारण था कि माउंटबेटन दौड़ा 14 अगस्त को ही कराची पहुंच गया था ताकि पाकिस्तान को एक दिन पहले ही सत्ता सौंपी जा सके। कराची की असेंबली में जिन्ना ने घोषणा की कि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। वो लोग चारों तरफ जश्न मना रहे थे, लेकिन उस जश्न के पीछे धोखा छिपा हुआ था। दरअसल पाकिस्तान को उसका वजूद सौंपकर माउंटबेटन ने समय नहीं गंवाया। वो उसी दोपहर वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूनी बंटवारा कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने जा रहा था। 14 अगस्त की दोपहर बीत रही थी, लेकिन किसी भी भारतीय को यह मालूम नहीं था कि उसका असली घर हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, क्योंकि साइरल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील ने बंद कमरे में बैठकर इस देश के भविष्य पर एक ऐसी लकीर खींची जो आगे चल करके रक्त रंजित होने जा रही थी, खून से लाल होने जा रही थी। और जानते हैं कि सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी? रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था, यानी कि रेडक्लिफ को यहाँ के भूगोल, संस्कृति और धर्म के लोगों के बारे में कुछ भी घंटा पता नहीं था। रेडक्लिफ को अंग्रेजों की सरकार ने 5 हफ्ते का समय दिया कि भाई बंटवारा करके दिखाओ जितना जल्दी तुम कर सकते हो, और रेडक्लिफ ने भी बिना किसी ग्राउंड सर्वे के पुरानी फाइलों को देख करके नक्शा बना दिया, बंटवारा तय कर दिया। और जानते हैं इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? ये जो रेडक्लिफ की खींची हुई लाइन थी, इसने गांवों को बीच से फाड़ दिया। कई घर ऐसे थे जिनका रसोई घर हिंदुस्तान में था, लेकिन बेडरूम पाकिस्तान में चला गया था। भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार रातों रात एक दूसरे के लिए विदेशी बन गए थे, फॉरेनर्स हो गए थे। माउंटबेटन को यह नक्शा 12 अगस्त को ही मिल चुका था, लेकिन उसने जानबूझ करके इसे छुपा कर रखा। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इसको देखते ही देश के अंदर कत्लेआम मचेगा, और इसीलिए उसने 14 अगस्त तक इस नक्शे को दबाए रखा। लेकिन आखिर नक्शा तो सामने आना था और कत्लेआम भी होना था, उसे कौन रोक सकता था? 14 अगस्त की शाम ढल चुकी थी। दिल्ली का वाइसराय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कह करके बुलाते हैं, उसे दुल्हन की तरह लाइटों से सजाया गया था। देश के तमाम बड़े नेता और गणमान्य लोग इतिहास के सबसे बड़े जश्न का गवाह बनने के लिए तैयार थे, अपनी शेरवानियां और सूट तैयार कर रहे थे। लेकिन दिल्ली से महज 400 किलोमीटर दूर पंजाब में शाम ढलने का मतलब हुआ करता था मौत का खौफ और तांडव। नेहरू जब अपनी आखिरी स्पीच के पन्ने लिख रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके पास पंजाब से एक के बाद एक कई बार तार यानी कि टेलीग्राम और फोन कॉल्स आ रहे थे, और संदेश साफ था कि लाहौर जल रहा है और अमृतसर के अंदर कत्लेआम शुरू हो चुका है। अब नेहरू फंसे थे बीच में। नेहरू के सामने एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद मिल रही आजादी का जश्न था, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों की लाशों पर खड़ी हो रही एक नई सरहद। इतिहासकार बताते हैं कि उस शाम नेहरू खुश नहीं थे। नेहरू की आंखों में उत्साह तो था, लेकिन उत्साह से कहीं ज्यादा गहरा दर्द और तनाव साफ देखा जा सकता था। घड़ी की सुइयां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे भी ये वक्त भला किसके लिए रुका है? रात के 9 बज चुके थे, फिर बजे 10 और फिर 11। दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी थी। मान लो आसमान भी उस दिन खुल करके रो रहा था, और अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी रात के 12 बजे पर।
तो कड़े इंतजार के बाद समय था रात के 11:45। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि रात का ये 12 बजे का समय क्यों चुना गया? इसके पीछे भी गहरा रहस्य है, क्योंकि भारत के ज्योतिषियों का मानना था कि 15 अगस्त का दिन ज्योतिष के हिसाब से अशुभ है, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया। ये तय हुआ कि संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त रात को 11:45 पर शुरू होगी। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे का समय अभिजीत मुहूर्त था, जो सारे दोषों को मिटा सकता था। और ठीक 11:59 पर पूरे हॉल में एक पवित्र शंखनाद गूंज उठता है, ताकि नई शुरुआत को पवित्र किया जा सके। और फिर घड़ी की दोनों सुइयां ठीक 12 पर आकर मिलती हैं। 14 अगस्त का इतिहास खत्म हो चुका था और 15 अगस्त की नई शुरुआत हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने पोडियम पर खड़े होकर कुछ शब्द कहे और वो इतिहास बन गए। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। चलिए खुद नेहरू की आवाज में ही सुनिए। कितने बरस हुए किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहाँ पहुँचे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाहर लोग नाच रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। सदियों की गुलामी की जंजीर अब टूट चुकी थी। लेकिन दिल्ली के इस आलीशान जश्न और तालियों की गूंज के बीच एक ऐसा सन्नाटा था जो शायद चिल्लाकर कह रहा था कि आजादी अधूरी है। क्योंकि देश का एक और उस समय का बड़ा चेहरा महात्मा गांधी उस जश्न के अंदर शामिल नहीं हुए थे। जब 15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली के अंदर शैंपेन की बोतलें खुल रही थी और आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली के एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठे थे और उनके कानों तक जश्न की आवाज नहीं पहुंच रही थी। उनके कानों तक पहुंच रहा था चीख पुकार और कत्लेआम। दंगों के अंदर जिंदा जल रहे मासूम चिल्ला रहे थे। गांधी जी ने आजादी के इस जश्न में शामिल होने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि आखिर मैं इस जश्न में कैसे नाचूं जब मेरे ही देश के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, मेरे देश के लोग लहूलुहान पड़े हैं। इन सब चीजों से आहत होकर के वो उस दिन 24 घंटे के उपवास पर बैठ गए। अकेले ही सड़कों पर निकलकर दंगों को रोकने का प्रयास करते रहे। गांधी के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क आपको सुनाई पढ़ सकते हैं। आपको सभी को सुनना चाहिए और अपने हिसाब से मंथन करना चाहिए। अगर देखा जाए तो 14 और 15 अगस्त 1947 की वो रात केवल एक राजनीतिक सत्ता के ट्रांसफर की रात नहीं थी। वो रात गवाह थी सदियों की गुलामी के अंत की, एक नए लोकतंत्र के जन्म की, लेकिन साथ ही लाखों परिवारों के हमेशा के लिए तबाह हो जाने की। तो यही है वो आजादी के चंद घंटों के पहले की कहानी, जो आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में आंसू बनकर दर्ज है। कई बार जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या होता अगर उस दिन ये कत्लेआम ना हुआ होता, क्या होता अगर नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया होता, और क्या होता अगर महात्मा गांधी को लोगों ने राष्ट्रपिता नहीं कहा होता। खैर, इस पर भी आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री या एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इससे भी और ज़्यादा अच्छे एपिसोड्स लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।